हेलो बच्चों, आज अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जीवों में जनन। उसमें आज अपन एक टॉपिक लेके आए लैंगिक जनन की घटनाएं। जीवों में जनन अपने चैप्टर नंबर 1 चल रहा है क्लास 12 का, जीवों में जनन। आज परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को याद करना पड़ेगा आप लोगों को। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लैंगिक जनन की घटनाएं। आज जो टॉपिक है उसका नाम है बच्चों लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, अब लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, अपने को क्या करना है, लैंगिक जनन की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को 3 कौन कौन सी भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन जानते हैं, नंबर 1 लिख देते हैं निषेचन पूर्व घटना। सबसे पहली घटना है जिसका नाम है निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन से पहले जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उन सबको निषेचन पूर्व घटना। फिर उसके बाद दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्चात घटना। ठीक है, निषेचन पश्चात। तो सबसे पहले आपको बताना है कितने भागों में बांटा गया है लैंगिक जनन की घटनाओं को, 3 भागों में। ये कोई नहीं पूछता, आज तक कभी सवाल नहीं आया है कि लैंगिक जनन को कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन अब निषेचन पूर्व घटना में अपन 2 चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो अपन अध्ययन करेंगे उसका नाम होगा युग्मक जनन। क्या होगा? युग्मक जनन होगा। और दूसरा होगा जिसका नाम आपको बताना है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। आपके बेसिक फंडा क्लियर होंगे। बहुत सारे आज छोटी छोटी परिभाषाएं होंगी, उन परिभाषाओं से आपके क्या होंगे, बेसिक क्लियर हो जाएंगे थोड़े बहुत। तो अपन जिसे युग्मक जनन है और युग्मक स्थानांतरण है, उन दोनों का आज अपन अध्ययन कर लेंगे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले युग्मक जनन है उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आप बताओगे लैंगिक जनन की घटनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक का नाम है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्चात। अब अपन कह रहे हैं इसको कहते हैं 2 भागों के अंदर युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। फिर निषेचन का मतलब तो आप जानते ही हो, नर और मादा युग्मक क्या होंगे, संलयित हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, युग्मनज बनेगा और भ्रूणोद्भवन होगा, यानी भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूणोद्भवन ये क्रिया अपने को बतानी है। तो अपन सबसे पहले आज क्या करते हैं, इसमें कंसंट्रेट करते हैं युग्मक जनन पे। बच्चों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। छोटी छोटी परिभाषाएं अपने को मैं आपको एकदम अच्छी तरह बता दूंगा किस तरह से क्या क्या परिवर्तन होगा जीवों में लैंगिकता। अपन 2 परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन युग्मक जनन है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा सा। युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन का मतलब ये होता है, युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक के निर्माण की क्रिया को, युग्मक के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक के निर्माण की क्रिया को, युग्मक के निर्माण की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। अब एक चीज याद रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, यानी उसमें गुणसूत्र का समुच्चय कितना होता है? 1 होता है, n। क्या होते हैं? युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस टॉपिक के अंदर आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा तो टीचर के पास एक ही क्वेश्चन बचेगा, वो पूछेगा बेटा युग्मक अगुणित होते हैं द्विगुणित होते हैं? आप सीधा सा आंसर दोगे कि सर युग्मक अगुणित होते हैं। अब युग्मक में 2 तरह के युग्मक होते हैं। एक का नाम होता है नर युग्मक, जिसको अपन पुंमाणु भी कहते हैं या जिसको अपन शुक्राणु भी कहते हैं। ठीक है, और भी कई नाम है लेकिन अपने 2 ही याद रखने हैं। और दूसरा है मादा युग्मक। क्या है? मादा युग्मक। मादा युग्मक को अपन क्या कहते हैं? अंड भी कहते हैं या डिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड्स। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये पॉइंट आपको कंसंट्रेट दिमाग में छाप लो। ये दिमाग के अंदर आप फिट कर लो कि जो युग्मक होते हैं हमारे शुक्राणु और अंडाणु, उसके अंदर गुणसूत्र 23 होते हैं, यानी इनके अंदर क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं।
इसका मतलब इसमें गुणसूत्र का एक समुच्चय होता है। गुणसूत्र का कितना समुच्चय होता है? गुणसूत्र का एक समुच्चय होता है। ये चीज अपने को कंसंट्रेट, और आप जब तक बायोलॉजी रहेगी और जब तक आप नॉर्मल साइंस पढ़ते रहोगे तब तक आपको ये कभी भूलना नहीं है कि गुणसूत्र का एक समुच्चय किस में पाया जाता है? युग्मक में पाया जाता है। अब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे समयुग्मकी और विषमयुग्मकी की। ठीक है बच्चों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग और अपने दोस्तों को बताएं कि भाई किस तरह से अपने को क्या करना है, अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं। मैंने आपको लाइन से लाइन आपको मैं बता दूंगा। इसमें मैं 3 वीडियो पहले डाल दिए हैं, ये 4था वीडियो है। अब अपन पढ़ेंगे समयुग्मकी और विषमयुग्मकी। समयुग्मकी क्या होते हैं और विषमयुग्मकी क्या होते हैं? ठीक है विषमयुग्मकी। अब आपको क्या करते हैं, बिल्कुल इजी वे में समझाते हैं। आपकी बुक ने क्या है, एक डायग्राम दिया है। आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, बहुत इजी डायग्राम है इस तरह का। एक युग्मक ये बनाया है और दूसरा युग्मक इसके पास और बनाया है। ठीक है ये क्लेडोफोरा है। क्या है? क्लेडोफोरा है। उस क्लेडोफोरा के अंदर क्या बना है? युग्मक बना है। ये क्लेडोफोरा है, इसके अंदर युग्मक बना रहे अपन। क्लेडोफोरा एक शैवाल होता है। थोड़े से आकार में समान बनाने बच्चों, आपको क्या करने आकार में। आप ऑब्जेक्शन मत उठाना कि सर एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिख रहा है। ठीक है आपको यूं समझना है, ये 2 युग्मक बना रहा हूं मैं। कितने बना रहा हूं? 2 युग्मक बना रहा हूं। ये 2 युग्मक बनाए। अब बताओ कौन सा नर है कौन सा मादा है? बताओ, दिमाग लगाओ कि सर मुझे ये नर लग रहा है ये मादा लग रहा है। ठीक है बताओ कौन सा नर है? मैं इसको नर लिखूंगा, आप मना नहीं कर सकते। मैं इसको नर लिखूंगा, आप मना नहीं कर सकते। मैं इसको मादा लिखूंगा, मना नहीं कर सकते। लेकिन एक नर है और एक मादा है। तो परिभाषा बन गई अपने, यानी ऐसे युग्मक जो कि आकार की व कार्य की रूप से समान होते हैं। रूप से एक दूसरे के समान होते हैं। एक दूसरे के समान होते हैं। कैसी लगी परिभाषा? यानी ऐसे युग्मक जो संरचना में भी समान होंगे और जिनके अंदर क्या होगा, जो अंदर गुणसूत्र होंगे वो भी क्या होंगे? समान होंगे। तो अपन कहेंगे कि ये क्या है? ये अपने पास में है क्लेडोफोरा शैवाल। क्लेडोफोरा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लेडोफोरा जो शैवाल है उस शैवाल की विशेषता है कि वो समयुग्मकी होता है विषमयुग्मकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि ये समयुग्मकी है। कैसे? दोनों युग्मक, एक युग्मक बना दूसरा युग्मक बना, दोनों युग्मक बने, ये दोनों युग्मक आकार की और संरचना के आधार पर क्या है? एक दूसरे के समान है। तब अपन इसको क्या कहते हैं? समयुग्मकी कहते हैं। अब अपन ये जैसे फ्यूकस लेते हैं, क्या लेते हैं? ये फ्यूकस लेते हैं। फ्यूकस के अंदर भी, फ्यूकस भी एक सवाल है। तो फ्यूकस के अंदर क्या करते हैं? युग्मक बनाते हैं। आप कहोगे सर ये क्या बनाया आपने? बेटा ये युग्मक एक बड़ा है एक छोटा है तो विषम युग्मक ही हो गया। इसका नाम अपन कहेंगे मादा युग्मक और इसका नाम है नर युग्मक। ठीक है तो अपने को बताना है ये मादा युग्मक है और ये क्या है? नर युग्मक है। फ्यूकस के अंदर, किसके अंदर? फ्यूकस के अंदर। यानी अपन इसकी परिभाषा बताएंगे, ऐसे युग्मक जो संरचना यानी जो आकार की और कार्य की रूप से भी भिन्न हो, जो आकार की और कार्य की रूप से भी भिन्न होंगे, इनके अंदर गुणसूत्र भी भिन्न होंगे। लेकिन अपने को इतना डीप में नहीं जाना है, अपने को सिंपल सी परिभाषा बतानी है। जो संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं विषम युग्मकी। ठीक है यानी आइसोगेमस और हेटेरोगेमस। आइसोगेमस और हेटेरोगेमस यानी ऐसे युग्मक जो एक दूसरे के समान होते हैं संरचना के आधार पर,
एक दूसरे के समान होते हैं उनको कहते हैं समयुग्मकी। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा, क्या है, और ऐसे युग्मक जो एक दूसरे के से संरचना के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, विषम युग्मकी। अब अपन को ये क्या है, ये दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, इसका केंद्रक बढ़ा देते हैं और इसके अंदर भी एक केंद्रक डाल देते हैं, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं ये क्या है, ये नर युग्मक है और ये क्या है, ये मादा युग्मक है। दोनों संरचना के आधार पर एक दूसरे के क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब मनुष्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, अब आप बताना मेरे को, ये मनुष्य विषम युग्मकी है, सम युग्मकी है। ये मनुष्य का क्या है, ये अंडाणु है, अंड कोशिका ये मनुष्य की, ठीक है। ये अपन कह रहे हैं जोना पेलिसिडा है, फिर इसके चार तरफ ये ऐसे कोरोना रेडिएटा है और ये इसका अंडद्रव है और इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर ये केंद्रक है। अब इसके पास ये आप देखोगे मैं एक युग्मक बनाऊंगा, ये इस तरह से क्या है, ये शुक्राणु है, क्या है, शुक्राणु। बताओ मुझे ये सम युग्मकी है या विषम युग्मकी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ये विषम युग्मकी है, क्या है, विषम युग्मकी है। यानी संरचना और आकार के आधार पर ये एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। ये जो मादा युग्मक है वो क्या है, गतिहीन है, एक जगह स्थिर रहता है और आकार बड़ा है। ये क्या है, गतिशील है और ये आकार में कैसा है, छोटा, ये गति करता हुआ इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो अपने एग्जाम में सवाल पूछा जाता है बच्चों, सम युग्मकी किसे कहते हैं और विषम युग्मकी किसे कहते हैं। सम युग्मक और विषम युग्मक किसे कहते हैं। सम युग्मक मतलब जिसमें युग्मक आकार और संरचना के आधार पर, आप लोग हिंदी के महारथी हो, मेरे हिसाब से आप यहीं से परिभाषा ढूंढ लोगे। जब वो सम युग्मक पूछेगा आप कह दोगे सर युग्मक संरचना और कार्य संरचना के आधार पर एक दूसरे के समान होते हैं, सम युग्मकी। अब आपको थोड़ा क्या है, ये एग्जाम्पल याद करने में थोड़ी तकलीफ आती है। आप कहते हो सर ये एग्जाम्पल थोड़ा हमें याद कराओ। तो ये क्लेडोफोरा नाम है, क्या नाम है, क्लेडोफोरा नाम। आप लोग 10-15 बार बोलो क्लेडोफोरा क्लेडोफोरा क्लेडोफोरा, आपको याद हो जाएगा। फिर भी याद नहीं होता है, वापस बोल जाओ, भूल के याद करने की कोशिश करो क्लेडोफोरा। ये दोनों युग्मक है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं ये क्या है, ये अपने युग्मक है जिसका नाम है, बड़ा आकार का युग्मक होगा तो मादा और छोटे आकार का होगा तो नर। ये फ्यूकस, क्या है, फ्यूकस। फ्यूकस एक भूरे रंग का शैवाल होता है। फिर उसके बाद मनुष्य में तो अपने कोई समस्या नहीं है कि शुक्राणु छोटा होता है और अंडाणु क्या होता है, बड़े आकार का होता है, ठीक है। अब अपन जीवों में लैंगिकता है, इसमें जो परिभाषाएं दे रखी है उन परिभाषाओं का अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहली परिभाषा दे रखी है एक लिंगी और द्विलिंगी प्राणी। अपन प्राणियों से शुरुआत करते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए। एक लिंगी प्राणी किसे कहते हैं और द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं। द्विलिंगी की जगह लिखा होता है उभयलिंगी, ठीक है। दो तरह के प्राणी होते हैं, एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी प्राणी यानी ऐसे प्राणी, वे प्राणी ऐसे प्राणी जिनमें नर या मादा दोनों में से कोई एक जननांग पाए जाते हैं। दोनों में से कोई एक जनन अंग पाए जाते हैं, कोई एक जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब अपन देखते हैं मनुष्य ले लो। मनुष्य के अंदर देखोगे आपको नर अलग मनुष्य दिखेगा और मादा मनुष्य आपको अलग दिखेगा, ठीक है। नर अलग तरह का होता है। नर के अंदर कैसे जननांग होते हैं, नर जननांग, और मादा के अंदर क्या होते हैं, मादा के अंदर आपको बताना मादा जननांग होते हैं। तो बताओ आप लोग एक लिंगी हो उभयलिंगी हो, आप लोग एक लिंगी हो, ठीक है। कभी भी आपको पूछ ले कि जैसे गाय है वो एक लिंगी है उभयलिंगी है, तो आपको बताना है एक लिंगी है। कैसी है। अब क्या होता है कि मनुष्य है, उसी तरह गाय है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, लेकिन आपकी पुस्तक में एक एग्जाम्पल दे दिया, एक डायग्राम दे दिया। क्या कर दिया, डायग्राम दे दिया कॉकरोच का। किसका दे दिया, कॉकरोच का। बताओ कॉकरोच में नर कॉकरोच और मादा कॉकरोच अलग अलग होते हैं। देखते डर लगता है बच्चों कॉकरोच से आपको, ठीक है। इसमें बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं, आगे की तरफ आप देखते डर जाते हो। ये क्या है, ये कॉकरोच है, क्या है, कॉकरोच है।
ठीक है। इसमें नर और मादा को आराम से आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। ठीक है, तो नर अलग होता है और मादा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये कॉकरोच वाला एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेना। आपके वैसे कॉकरोच से अभी तक 11th में काम पड़ा था, लेकिन आपने मान लो कोरोना कारण ये नहीं पढ़ा हो, कॉकरोच एक लिंगी प्राणी होता है, उभयलिंगी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पेरिप्लेटेटा अमेरिकना जो है वो कॉकरोच है, वो एक लिंगी है। कैसा है, एक लिंगी है। अब कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, वे प्राणी जिनमें नर व मादा जनन अंग एक प्राणी में पाए जाते हैं। वे प्राणी जिनमें नर व मादा जनन अंग एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केचुआ। जो केचुआ है अर्थवॉर्म है, इसमें आप देखोगे इस तरह से ये खंड होते हैं। क्या होते हैं, इस तरह से ये शरीर में क्या होते हैं, खंड होते हैं। जैसे 14वें खंड के अंदर क्या होंगे, वर्षण होंगे। 18वें खंड के अंदर क्या होंगे, जैसे अंडाशय होगा। यानी इसमें क्या होगा, वर्षण और अंडाशय एक ही प्राणी के अंदर है। यानी नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। इसको कहते हैं उभयलिंगी। क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। अब थोड़ी क्या है, इंग्लिश है वो थोड़ी क्या है, अलग है। एक लिंगी का इंग्लिश में कहते हैं डायोसियस। क्या कहते हैं बच्चों, आपके आगे क्या काम पड़ जाए, कहीं डायोसियस लिखा हो तो आपको क्या करना है, नाम के अनुसार नहीं है कि दोनों पाए जाते हैं। इसको कहते हैं मोनोसियस। क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। ठीक है, या इसको हरमैफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हरमैफ्रोडाइट। ये अपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब केचुए की तरह टैप वर्म होता है, फीताकृमि। ठीक है, फिर स्पंज है, क्या है, स्पंज है, जॉक है। ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये सब प्राणी कैसे, इसको हटा देते, ये कोर्स में नहीं है। ये अपने याद रखना है कि केचुआ कैसा प्राणी है। केचुआ आपको बताना है द्विलिंगी प्राणी है। टैप वर्म यानी फीताकृमि कैसा प्राणी है, ये द्विलिंगी प्राणी है। और स्पंज आप जानते हो द्विलिंगी प्राणी होते हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एक लिंगी प्राणी कौन है और उभयलिंगी प्राणी कौन है, कभी गलत होगा बच्चों। और आप लोग क्या हो, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। बच्चों से कभी कभी पूछते हैं, बच्चे एकदम सतकपा जाते हैं कि सर, थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं। लेकिन अपने बायोलॉजी लिए तो आपको कंठस्थ होना चाहिए कि नर प्राणी, नर जननांग और मादा जननांग अगर एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तब तो होता उभयलिंगी। और केवल नर या मादा जननांग में से केवल एक ही जननांग पाया जाता है, इसका मतलब वो होता है एक लिंगी प्राणी। समझ गए। अब अपन क्या करते हैं, पौधों की तरफ रुख करते हैं। किसकी तरफ, जो पादप है, उन पादपों के अंदर भी क्या करते हैं, आपको बताते हैं। पादपों में आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बहुत सरल है बच्चों। सबसे पहले तो आपको बताना है पुष्प के बारे में, आपको थोड़ा बता देते हैं। पुष्प है, ये पुष्प है, ये इस पुष्प का पुंकेसर है। क्या है, ये पुष्प का पुंकेसर है। और ये पुष्प का क्या है, स्त्री केसर है। क्या है, स्त्री केसर या अंडप है। ठीक है, और एक ये पुष्प और है, ध्यान से देखना आगे सर किस तरह से बना, ये पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर है। और एक पुष्प ये और है। ठीक है, 3 तरह के मैं पुष्प बनाऊंगा, मुझे तीनों तरह के पुष्प के नाम चाहिए। फटाफट बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, कौन सा पुष्प कैसा होगा। इस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है। इस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर यानी पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित है। ऐसा पुष्प जिसमें पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प को कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प। अब इस पुष्प में पुमंग उपस्थित है यानी पुंकेसर उपस्थित है, और जो जायांग है वो अनुपस्थित है। क्या है, स्त्री केसर एब्सेंट है। इस पुष्प में क्या है, जायांग उपस्थित है। क्या है, जायांग उपस्थित है, और पुंकेसर क्या है, अनुपस्थित है। ठीक है, इस पुष्प को तो आपने उभयलिंगी पुष्प कह दिया। इस पुष्प को अपन कहेंगे नर पुष्प। क्या कहेंगे, नर पुष्प कह दिया, नर पुष्प।
अब नर पुष्प में भी इसका नाम बताना है। इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं इसको, बताओ बताओ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुंकेसरी पुष्प। क्या कहते हैं? पुंकेसरी पुष्प। क्या कहते हैं इसको? पुंकेसरी पुष्प। और इसमें जायाम उपस्थित है, पुंकेसर अनुपस्थित है। ये कैसा पुष्प है? मादा पुष्प। मादा पुष्प में भी इसका नाम क्या होगा? स्त्री केसरी। क्या होगा? स्त्री केसरी। केसरी मतलब आपने देखी है, तो स्त्री केसरी याद रखना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपन स्टेमिनेट पुष्प, इसको कहते हैं पिस्टिलेट पुष्प, ठीक है, समझ गए। तो आपसे पूछा ये पुष्प कैसा है? ये पुष्प उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब इसमें पुंकेसर, ये बच्चों क्या है? पुंकेसर। क्या है? और ये क्या है? स्त्री केसर। मैं और इसके भाग नहीं बताऊंगा आपको, दूसरे चैप्टर के सारे वीडियो बना रखे हैं, उसको देख लो आप लोग। ये पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित है, इसका मतलब ये उभयलिंगी पुष्प है। और पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों में से एक उपस्थित है, इसका मतलब ये एक लिंगी पुष्प है। क्या है? एक लिंगी पुष्प है। अब एक लिंगी में भी कैसे पुष्प है? नर पुष्प और मादा पुष्प। नर पुष्प का मतलब पुंकेसरी पुष्प है और मादा पुष्प का मतलब स्त्री केसरी पुष्प है। अब अपन पादपों के पास चले जाते हैं। दो तरह के पादप आपके दे रखे हैं, ऐसे होते हैं तीन तरह के, लेकिन क्या है, दो ही दिए तो अपन दो तरह के याद करते हैं। पहला पादप होता है एक लिंगी सराई। क्या होता है? एक लिंगी सराई। दूसरा होता है उभय लिंगी सराई, ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है, एक लिंगी सराई और उभय लिंगी सराई। अब एक लिंगी सराई और उभय लिंगी सराई की आपको परिभाषा बतानी है। आपको मैं डायग्राम बना रहा हूं एक लिंगी सराई और उभय लिंगी सराई का। ये जैसे अपने क्या एक पपीते का पौधा है, ठीक है, ये पत्तियां आई हुई है। अब इसमें क्या होता है? पुष्प लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? पुष्प लगे हुए, इस तरह के पुष्प लगे हुए। एक दूसरा पौधा और है पपीते का इसके पास ही, इसमें यही पत्तियां आई हुई, हरी हरी बतानी चाहिए मुझे। और ये क्या लगा हुआ है? ये पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पुष्प, इसको कहेंगे अपन, कहेंगे ये पौधा ऐसा है जिसमें एक लिंगी नर पुष्प उपस्थित है। क्या है? एक लिंगी नर पुष्प उपस्थित है। और ये पौधा ऐसा है जिसमें एक लिंगी मादा पुष्प उपस्थित है। क्या है? एक लिंगी मादा पुष्प उपस्थित है। यानी कहने का मतलब यह है एक लिंगी सराई पादप वे पादप होते हैं जिसमें या तो नर पुष्प होंगे या मादा पुष्प होंगे। और उभयलिंगी सराई को आप ध्यान से समझना, ये जैसे मक्का है। क्या है? मक्का है, ठीक है। मक्के में ऊपर यहां पर ऐसे ये नर पुष्प लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? नर पुष्प लगे हुए, ठीक है। मक्के में इस तरह से ये या नर पुष्प लगे हुए, ठीक है। और यहां पे क्या है? ये मादा पुष्प लगे हुए, नर हटाते मादा पुष्प क्या लगे हुए? मादा पुष्प। यानी एक ही पौधे में जब नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं उसको कहते हैं उभयलिंगी सराई, ठीक है। जैसे आप देखोगे एक ये बेल है, मतीरे की बेल है, कुकर बिटेसी कुल होता है, ककड़ी वगैरह। कुकर बिटेसी कुल में यहां पे क्या लगा हुआ है? यहां पे फूल लगा हुआ है नर पुष्प, और थोड़ी दूर पे यह एक फूल और लगा हुआ है मादा पुष्प। यानी एक ही पौधे में जब दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प, ऐसे पौधों को अपन कहते हैं उभयलिंगी सराई। ये अपने मेन ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक लिंगी सराई क्या है, उभयलिंगी सराई क्या है, तो अपने बिल्कुल कंठस्थ याद। तो इस तरह से एक लिंगी सराई मतलब वे पादप जिनमें नर या मादा दोनों में से कोई एक पुष्प पाया जाता है, ठीक है। एक प्रकार का पुष्प पाया जाता है, या तो पुंकेसरी पुष्प होगा, ये नर पपीता होगा, ये मादा पपीता होगा। पपीता आपको याद नहीं रहता, आप खजूर याद रख लो। क्या याद रख लो? खजूर। पपीता खजूर दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं। उभयलिंगी सराई में एक तो मक्का दे रखा है, एक कुकर बिटेसी दे रखा है, और एक इन्होंने और एग्जाम्पल दिया है मक्का, कुकर बिटेसी और नारियल। क्या दिया है? नारियल।
नारियल। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने बच्चों, ठीक है। तो आपसे पूछा गया एक लिंगी सराई क्या है, उभय लिंगी सराई क्या है। तो एक लिंगी सराई मतलब ये पादप, अब आप इसको कभी भूलना मत कि ऐसा पादप जिसमें या तो नर पुष्प होगा यानी पुंकेसरी पुष्प होगा या स्त्री केसरी पुष्प होगा। लेकिन उभयलिंगी सराई में क्या होगा, इसमें नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उसको कहते हैं उभयलिंगी सराई। अब आपकी किताब ने क्या कर दिया, बुक में एक बहुत ही अच्छे 2 डायग्राम दे दिए एक लिंगी सराई और उभयलिंगी को सराई को समझाने के लिए। वो डायग्राम मैं बनाता हूं, आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखना, उसमें क्वेश्चन बन सकता है, उदाहरण आपसे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरे प्यारे बच्चे मेरा खुद सपोर्ट कर रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं, 2 डायग्राम है उनका अध्ययन करेंगे। अब अपन एक डायग्राम जो आपकी बुक ने दिया है उसका एग्जाम्पल आपके परीक्षा में आ सकता है। ये क्या है, एक मार्केंसिया है, क्या है, थोड़ा नीचे बनाते हैं आप लोगों को, क्या है, आराम से फूल ऊपर तक जाएंगे, आप लोगों को फूल भी अच्छे लगते हैं मुझे पता है, ठीक है। बच्चे मन के सच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, ठीक है। एक ही अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं नारी थैलस, क्या मान लेते हैं, नारी थैलस। मार्केंसिया है, क्या है, मार्केंसिया, मार्केंसिया ये है। दूसरा यहाँ एक और मार्केंसिया बनाते हैं, ये इस तरह का मार्केंसिया, ठीक है। इसमें छोटे छोटे यहाँ मूलाभास वगैरह होते हैं, ठीक है, ये मूलाभास है, इसको कहते हैं, ये नारी थैलस हो गया, ये नर थैलस हो गया, क्या हो गया। अब आपको बताना है, ये मुझे डोंट के ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, क्या है, ठीक है। बता सको तो बता देना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। ये क्या है, ये बच्चों इसमें बताते हैं आपको, पूदानीधर है। अब ये नर है तो इसमें क्या होगा, ये पूदानीधर, पूदानीधर। और इसमें थोड़ा एट्रैक्टिव बनाते हैं आपको, क्या अच्छा लगे थोड़ा, आप कहोगे सर ये आपने क्या बनाया, थोड़ा इसका नाम है स्त्री दानीधर, स्त्री दानीधर। नारी है ना, नारी के पास स्त्री दानी होगी, नर है ना, नर के पास पू दानीधर होगा। अब आपकी बुक में क्या है, ये मार्केंसिया एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मार्केंसिया एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर इसने पूछा है कि ये एक लिंगी सराई है या उभय लिंगी सराई है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये एक लिंगी सराई है, उभय लिंगी सराई, मैं किस पे राइट करूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया कि सर इसमें नर जननांगी है और इसमें केवल मादा जननांगी है, तो ये एक लिंगी सराई है, क्या है, एक लिंगी सराई है। तो अपने को ध्यान रखना है कि एक लिंगी सराई है या उभय लिंगी सराई है, बहुत इजी है। आपकी बुक ने क्या कर दिया है, आपके अंदर ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन पड़ गया कि मार्केंसिया बताओ बच्चों एक लिंगी सराई होता है, तो आपको नर थैलस में बनाना है पूधानीधर और मादा थैलस में बनाना है जो नारी थैलस है, नर थैलस नारी, नर थैलस, थैलस मतलब होता है इनकी बॉडी होती है जो ब्रायोफाइटा की, वो थैलस के समान होती है। अब स्त्री दानीधर है और इसमें पू दानीधर है। अब एक डायग्राम और दिया है, एक सवाल का डायग्राम और दे दिया इन्होंने, ठीक है, सवाल का एक डायग्राम और इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें भी आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्या है, बता दोगे बच्चों कि नहीं बता पाओगे। अब इसके बाद में इन्होंने एक सवाल दिया है जिसका नाम है कारा, क्या नाम है, कारा सवाल है। कोई बात नहीं, आप कह रहे सर नाम भी कैसे कैसे नाम है, बच्चों क्या करें, नाम ऐसे ही आ जाते हैं अपन। अब मेरे हाथ में होता तो मैं किसी का नाम अच्छे से विद्वान पंडित जी से पहुंच अच्छे अच्छे लिखवाता, लेकिन अब ये विदेशी नाम कहां से आ गए, कारा। अब कारा में एक डायग्राम अपन बना रहे हैं, इस तरह से ये कारा है, इस तरह से ये कारा है।
ये कारा है बच्चों, क्या है? कारा है। ठीक है, ये दो तरह के हैं इसमें, एक तो पूधानी है, एक स्त्रीधानी है, वही है वापस। एक पूधानी है और एक क्या है? स्त्रीधानी है। ठीक है, अपन कह रहे हैं ये अंडदानी है। क्या है? अंडदानी। और ये है पूधानी। ठीक है, ये कारा पौधा, इसमें अंडदानी और पूधानी दो है। अब मुझे बताओ ये एक लिंगी सराई है या उभयलिंगी सराई है? बताओ बच्चों। अब आप कहोगे सर इसमें तो दोनों जननांग है, यानी एक पौधा है जिसमें नर पुष्प भी है और मादा पुष्प भी है, ऐसे को अपन क्या कहेंगे? उभयलिंगी सराई। तो ये अपने एग्जाम्पल कारा याद रखना, ये हरे हरे कलर का होता है, मैंने ऐसे आसमानी बना दिया आपको, ऐसे हरा हरा, ये कारा। कारा कैसा होता है बच्चों? कारा उभयलिंगी सराई। मार्केंसिया कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? मार्केंसिया एक लिंगी सराई। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। अब आपको क्या करते हैं? कवक के अंदर ले जाते हैं। किसके अंदर ले जाते हैं? कवक के अंदर ले जाते हैं, और दो परिभाषाएं हैं वो वापस बताते हैं आपको, थोड़ी नई परिभाषा, नाम थोड़े अलग आ गए। नाम क्या आ गए? अलग आ गए थोड़े से, समथेलस और विषमथेलस। ठीक है, नाम थोड़े अलग है, इसके अकॉर्डिंग परिभाषा भी थोड़ी क्या होगी? वही होगी, समथैलेसी और विषमथैलेसी। विषमथैलेसी। सम मतलब होता है होमोथैलस, होमोथैलस, और विषम मतलब होता है हेट्रोथैलस, हेट्रोथैलस। ठीक है, अब अपन कहते हैं होमो मतलब होता है दोनों। क्या होते हैं? दोनों। यानी कि आपको बताना है एक ऐसे कवक, कवक के अंदर और शैवाल के अंदर, ऐसे कवक और शैवाल, ऐसे कवक व शैवाल जिनमें दोनों जननांग पाए जाते हैं, जिनमें दोनों जननांग एक ही जीव में पाए जाते हैं, एक ही जीव में पाए जाते हैं। आप कहते हो ये कवक है, जैसे ये कवक फफूंद लगा हुआ है, फफूंद है, इसमें एक तो ये क्या होता है? स्त्रीधानी की तरह व्यवहार करता है कवक जंतु, और ये क्या करता है? पूधानी की तरह व्यवहार करता है। इसको कहते हैं समथैलेसी। और विषमथैलेसी में क्या होगा? वे कवक या शैवाल, वे कवक या शैवाल, इसमें कवक ही ज्यादातर काम आता है, वे कवक या शैवाल जिसमें केवल एक जनन अंग पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये कवक है, ये कवक नर होगा, ये दूसरा कवक है, ये मादा होगा, तो अपन इसको कहेंगे विषमथैलेसी। ठीक है, तो समथैलेसी और पौधों में आपने बताया था उभयलिंगी सराई। क्या बताया था? उभयलिंगी सराई। और विषमथैलेसी में आपको बताना है एक लिंगी सराई। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो अपने समथैलेसी के आगे तो आप लगाओगे उभयलिंगी सराई, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर कि सर हम तो यहाँ पे भूल गए क्या हो रहा है। तो समथैलेसी मतलब होता है, होमो मतलब होता है दोनों, हेट्रो मतलब अलग अलग, हेट्रो वर्ड मतलब विषम मतलब अलग अलग, ये अलग है अपना, ये अलग है। यानी ऐसा कवक जिसमें क्या होते हैं? पूधानी होती है, और ऐसा कवक जिसमें स्त्रीधानी होती है, इसको तो कहते हैं विषमथैलेसी। और दूसरा है समथैलेसी जिसमें दोनों क्या होते हैं? पाए जाते हैं एक ही, एक जैसे दो, ये एक आपने देखा ब्रेड के ऊपर फफूंद लगी हुई है, यहां पर ये क्या है? नर कवक है, और यहां पर ये क्या है? मादा कवक है। तो एक ही जीव है लेकिन उसमें अलग अलग कवक तंतु अलग अलग की तरह व्यवहार करते हैं, पूधानी और स्त्रीधानी की तरह। थैंक यू बच्चों, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। अब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह से क्या होता है जीवों में लैंगिकता।